गुड इवनिंग। बायो में हम लोग अब तक पढ़े थे पादपों में पोषण। हम लोग पिछले क्लास हम लोग जाने थे कि पादप में पोषण किस प्रकार होता है। आशा करते हैं सब कोई दोबारा पढ़ चुके होंगे और आगे भी पढ़ के ही होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है। निम्न श्रेणी के जंतु है जैसे एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कौन कौन? अमीबा, पैरामीशिया में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली के विसरण द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली के विसरण के द्वारा होता है। निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु है। कौन से जंतु हैं? जैसे हाइड्रा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से विसरण के द्वारा होता है। ठीक है। उच्च श्रेणी के जंतु हैं। उच्च श्रेणी के जंतुओं में कौन कौन आते हैं? पक्षी, ममेलिया को अपनी जीवन संबंधित क्रियाकलापों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किन्हें? उच्च श्रेणी के जंतुओं को ये अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज्यादा ऊर्जा के उत्पादन के लिए उन्हें अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा किस प्रकार निकलता है? ऑक्सीजन के ऑक्सीकृत होने के द्वारा, जो भोजन के ऑक्सीकृत होने के द्वारा, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना अनिवार्य है, इससे ज्यादा ऊर्जा निकलता है। इसीलिए उच्च श्रेणी के जंतुओं को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण उन्हें ऑक्सीजन भी ज्यादा जरूरत होती है। इसके लिए उनके शरीर में विशिष्ट प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। इसलिए उनके शरीर में बहुत विशिष्ट प्रकार के अंग पाए जाते हैं उनके शरीर में। जंतुओं में मुख्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। जंतुओं में मुख्यतः कितने प्रकार के? 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। पहला है श्वास नली या ट्रेकिया, दूसरा है गिल्स, तीसरा है फेफड़े। आइए पहला के बारे में पढ़ते हैं। श्वास नली या ट्रेकिया। ट्रेकिया द्वारा श्वसन कीटों जैसे टिड्डा या तेलचट्टा में होता है। ट्रेकिया कौन से कीटों में होता है? टिड्डा में होता है और तेलचट्टा में होता है, मतलब कॉकरोच। ट्रेकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत सकित हवा भरी नलिकाओं में है जो एक और सीधे ऊतक से संपर्क करती है। जो ट्रेकिया है हमारे शरीर से एक और सीधे ऊतक से संपर्क करती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्र के द्वारा खुलती है। और दूसरी ओर हमारे शरीर के सतह पर श्वास रंध्र नामक सतह से एक छिद्र है, उसके द्वारा बाहर से खुलती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कीटों में ट्रेकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता। रक्त के माध्यम से इनमें श्वसन का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। इसका कारण यह है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा कोई रंजक जैसे ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो नहीं पाए जाते। बोल रहा है कि हमारे शरीर में ब्लड के द्वारा ही सारे शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। कीटों में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वो रक्त द्वारा सब जगह आदान प्रदान नहीं किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन क्या करती है? ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता रखती है। ठीक है। दूसरा है हम लोग का गिल्स। गिल्स विशेष प्रकार के श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। गिल्स क्या करता है? जो जल में जो घुलित ऑक्सीजन जो है उसे बांधने का, उसे स्पर्श भाग से उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। वे क्या करते हैं? श्वसन के लिए पानी द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है। श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों के विशेष लक्षण है। श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों के लिए विशेष लक्षण होता है। प्रत्येक मछली में गिल्स दो समूहों में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आंखों के ठीक पीछे स्थित होता है। जाहिर से आप लोग सब जानते हैं कि मछली के आंखों के ठीक पीछे ही एक गिल्स होता है, रेड कलर का आप लोग देखते होंगे। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। आगे से पीछे की ओर वे श्रृंखलाबद्ध में व्यवस्थित रहते हैं। हर गिल्स एक चपटी थैली में स्थित होता है। हर गिल्स एक चपटी थैली में स्थित होता है, जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गिल कोष्ठ कहते हैं। गिल कोष्ठ एक और आहार नाल की ग्रासनी या पेरिकस में खुलता है। गिल कोष्ठ क्या होता है? एक तरफ आहार नाल की ग्रासनी में या पेरिकस में जाके खुलता है तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है तथा दूसरा उसका सिरा कहाँ खुलता है? शरीर के बाहर। प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल पट्टिकाएं होती है। प्रत्येक गिल कोष्ठ में बहुत सारी गिल पट्टिकाएं होती है, उनके द्वारा ही गिल कोष्ठ पूरा
व्यवस्थित होता है, इकट्ठित होता है। मछलियों में जल की धारा मुख से आहार नाल के फेरिकस में पहुंचता है। बोल रहा है मछलियों में जो जल की धारा हो जाता है मुंह से कहाँ पहुंचता है, आहार नाल का फेरिकस में पहुंचता है। यहाँ जल की धारा में स्थित भोजन को फेरिकस में ग्रास नली में चला जाता है। यहाँ पे जो फेरिकस में जो भोजन होता है वो जल के बहाव के कारण, जल की स्पीड के कारण वो फेरिकस से ग्रासनी में चला जाता है। परंतु जल गिल कोष्ठकों में तथा फिर शरीर के बाहर चला जाता है। परंतु फेरिकस तक पहुंचता है और वो जल जो होता है गिल कोष्ठकों के द्वारा वो शरीर के बाहर फिर निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहता है, जिससे जल में घुले ऑक्सीजन गिल्स की रक्त वाहिनी में स्थित रक्त में चला जाता है। बोल रहा है कि जिसके कारण जल में जो घुलित ऑक्सीजन जो होता है, जल में जो ऑक्सीजन होता है, गिल्स में जो रक्त होती है, रक्त वाहिनियां, उसमें जो स्थित रक्त होते हैं उसमें भी मिल जाते हैं और वो रक्त कार्बन डाइऑक्साइड जल से चला जाता है और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो रक्त में, वे गिल कोष्ठकों के द्वारा वो बाहर चला जाता है। इस प्रकार श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। इस प्रकार इसमें भी श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। कुछ अकशेरुकी जलीय जंतुएं जैसे झींगा, सीप में भी जलीय श्वसन गिल्स द्वारा ही होता है। कुछ अकशेरुकी द्वारा जंतु जो है कौन कौन से हैं, झींगा, सीप में भी जलीय श्वसन गिल्स द्वारा ही होता है। इस प्रकार का श्वसन जलीय श्वसन कहलाता है। इस प्रकार का श्वसन क्या कहलाता है, जलीय श्वसन कहलाता है। अब हम लोग का तीसरा टॉपिक है फेफड़ा। आइए देखते हैं फेफड़े के बारे में। उपसंघ वर्टिब्रेटा के उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है। जो उच्च वर्गीय जो जंतुएं होते हैं उसमें फेफड़ा पाया जाता है, जो वायवीय श्वसन के उपयोग में होते हैं। जो वायवीय श्वसन, वायु द्वारा जो हम लोग जो श्वसन करते हैं उसके उपयोग में आता है। वर्ग एम्फीबिया में फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा, वर्ग एम्फीबिया, यहाँ पे जो एम्फीबिया जो वर्ग है वो किसमें आता है, मेढक में आता है। में फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा तथा मुख ग्रासनी से भी श्वसन होता है। फेफड़े से अतिरिक्त वे कहाँ से श्वसन करते हैं, वह अपने त्वचा और मुख ग्रासनी से श्वसन होता है। परंतु रेप्टिलिया में कौन कौन सी जीव आते हैं, सर्प, लिजार्ड, कछुआ तथा मगरमच्छ आते हैं। तथा उच्च श्रेणी के वर्टिब्रेटा जैसे एविज पक्षी आते हैं, एविज पक्षी आते हैं, तथा ममेलिया जैसे मनुष्य में श्वसन सिर्फ किसके द्वारा होता है, फेफड़े के ही द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे मानव में श्वसन तंत्र कैसे होता है। ठीक है, श्वसन अंग मनुष्य में नासिका छिद्र, स्वर या लेरिकस, श्वासनली या ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाता है। बोल रहा है कि यहाँ पे जो मनुष्य में जो नासिका छिद्र होता है, स्वर यंत्र होता है, लेरिकस होता है या श्वासनली या ट्रेकिया होता है, फेफड़ा मिलकर श्वसन अंग कहलाता है। ये सारे श्वसन अंग कहलाते हैं। यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं कि श्वसन अंग कौन कौन से कहलाते हैं। अब हम लोग जानेंगे नासिका के बारे में, मतलब नाक के बारे में। नासिका मुख्य द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है, मुख्य द्वार के हम लोग के ठीक ऊपर स्थित होता है। ठीक है, इसमें दो लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होते हैं। इसमें दो लगभग बाह्य नासिका छिद्र होता है जो भीतर की ओर दो अलग अलग नासिका वेशमों में खुलते हैं। जो अंदर की ओर हम लोग का कहाँ खुलता है, नासिका वेशम में खुलता है। याद रखिएगा, दोनों नासिका वेशम एक ऊंचे लंबवत स्थिति की बनी नासिका पट्टिकाएं के द्वारा एक दूसरे से पृथक होती है। ये कहाँ जाके पृथक होती है, नासिका पट्टिकाओं में जाकर के द्वारा एक दूसरे से वो पृथक होती है। नासिका वेशम का छोटा अग्रभाग, मतलब नासिका वेशम का जो छोटा अग्रभाग, जो आगे वाला जो भाग है जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, प्रघान या प्रकोष्ठ कहलाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रघान या प्रकोष्ठ कहते हैं। इस भाग में सामान्य रोमयुक्त त्वचा का स्तर होता है। इस भाग में हम लोग का सामान्य रोमयुक्त त्वचा मतलब छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है,
प्रकोष्ठ के पीछे नासावेशम का छोटा ऊपरी भाग घ्राण क्षेत्र, प्रकोष्ठ के पीछे, प्रकोष्ठ हम लोग का यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्रकोष्ठ नासिकावेशम का छोटा अग्रभाग को हम लोग बाह्य नासिका छिद्र द्वारा जो खुलता है उसको प्रकोष्ठ कहते हैं। अब जो प्रकोष्ठ है उसके पीछे नासावेशम का छोटा ऊपरी भाग क्या कहलाता है, घ्राण क्षेत्र कहलाता है, तथा उसी प्रकोष्ठ का मध्य और निचला भाग क्या कहलाता है, श्वसन क्षेत्र। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। मनुष्य में घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है, मनुष्य में घ्राण क्षेत्र हम लोग का क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। नासिकावेशम की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है। नासिकावेशम का जो दीवार होता है वह टेढ़ा मेढ़ा और घुमावदार प्लेट होता है, जिसे कोची कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, कोची कहते हैं। नासिकावेशमों में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन, नासिकावेशम में जो महीन म्यूकस मेम्ब्रेन है वे क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर करता है। जो महीन म्यूकस होता है वो मेम्ब्रेन का स्तर करता है, वो वे क्या करता है, म्यूकस स्रावित करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन एक अंग है वहां पे नासिकावेशम में, वे क्या करता है, म्यूकस स्रावित करता है। श्वसन क्षेत्र में स्थित श्वसन एपिथीलियम के नीचे महीन रक्त कोशिकाएं का जाल रहता है। बोल रहा है कि श्वसन क्षेत्र में स्थित स्वर एपिथीलियम जो है, श्वसन जो एपिथीलियम है उसके नीचे क्या होता है, महीन रक्त कोशिकाएं का जाल फैला रहता है। नासिकावेशम की ऐसी रचना से निम्नलिखित भाग है, नासिकावेशम की जो ऐसी रचना है, जो घुमावदार है, जो जाल के थ्रू रक्त कोशिकाएं है, उसका क्या आवश्यकता पड़ती है, मतलब क्या क्या लाभ है वे हम लोग जानेंगे। पहला है हवा के साथ अंदर प्रवेश करने वाली धूल कण, जो हम लोग जो हवा लेते हैं उसमें जो धूल कण उपस्थित रहता है, क्षेत्र धूल कण तथा विभिन्न जो रोगाणुए रहते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया, वायरस, बीजाणु या अन्य हानिकारक पदार्थ म्यूकस में फंसकर, जो म्यूकस स्रावित करता है वे म्यूकस में फंसकर प्रकोष्ठ के बालों में चिपके रह जाता है। प्रकोष्ठ का जो बाल होता है उसमें वे चिपके रह जाता है, जिसे हमें समय समय पर साफ करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि कोची की उपस्थिति के कारण नासिकावेशम का आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कोची की उपस्थिति जब होती है, उसकी उपस्थिति के कारण नासिकावेशम का आंतरिक क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जिसमें श्वसन के लिए नासा छिद्रों से ली गई हवा को लंबे मार्ग से गुजरने पड़ता है, जिससे जो हम लोग श्वसन लेते हैं उससे जो हवा जो पार होता है वो बहुत लंबे मार्ग में गुजरना पड़ता है। श्वसन एपिथीलियम की रक्त कोशिकाएं तथा म्यूकस की भी हवा के तापक्रम के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका है। लंबे मार्ग से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण जो हवा होता है उसका तापक्रम शरीर के तापक्रम के बराबर हो जाता है। हवा एपिथीलियम की रक्त कोशिकाएं तथा म्यूकस का भी हवा के तापक्रम से नियंत्रण के महत्वपूर्ण भागीदारी है। बोल रहा है कि यहाँ पे जो हम लोग जो सांस लेते हैं वो कोची के कारण बहुत ही लंबे मार्ग से गुजरना पड़ता है, और हमें जो बाहर वातावरण के थ्रू जो तापक्रम होता है वायु का, वो हमारे कोची के कारण हमारे शरीर का जो तापमान है उसमें वे नियंत्रित हो जाता है, वे मिल जाता है। तीसरा बोल रहा है कि म्यूकस के कारण नासा मार्ग नर्म और लसदार रहता है। नासा मार्ग क्या होता है, नर्म और लसदार होता है, जिससे बाहर से ली गई हवा फेफड़े में पहुंचने के पहले वे भी क्या होता है, नर्म हो जाता है। श्वसन वेशम के दूषित म्यूकस पीछे ग्रासनी की ओर खिसकते रहती है। श्वसन वेशम का जो दूषित म्यूकस होता है वे क्या ग्रासनी के पीछे की ओर, ग्रासनी की ओर खिसकते जाती है। ठीक है, यहाँ से यह आहार नाल में पहुंचकर पच जाता है। यहाँ से ये कहाँ पे जाकर पचता है, आहार नाल में जाकर वह पच जाता है, या कभी कभी मुखगुहा में भी चला जाता है, या कभी कभी कहाँ चला जाता है, मुखगुहा में भी चला जाता है।
नासिका वेशम अंदर की ओर ग्रासनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है। नासिका वेशम अंदर की ओर कहाँ खुलता है? ग्रासनी में जो कंठ द्वार होता है उसके समीप खुलता है। ग्रासनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटा रचना स्वर यंत्र या लेरिकस में खुलता है। जो ग्रासनी होता है वह कंठ द्वार के ठीक नीचे जो छोटी सी रचना होती है स्वर यंत्र या लेरिकस होता है, वहां पे वह जाके खुलता है। लेरिकस पीछे की ओर श्वास नली या ट्रेकिया में खुलता है। लेरिकस जो है पीछे की ओर श्वास नली या ट्रेकिया में जाकर खुलता है। ट्रेकिया लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी नली है जिसका व्यास लगभग 16 मिलीमीटर का होता है। ट्रेकिया की पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत सी उपस्थि के बने अपूर्ण वलय क्रम में इसकी पूरी लंबाई में सजी होती है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ट्रेकिया होता है उसका जो दीवार होता है वो बहुत पतला ही होता है। उसको मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें बहुत सारी उपस्थिति को जोड़ा जाता है जो अपूर्ण वलय का होता है। जो अपूर्ण वलय मतलब क्रम में खत्म ही ना होता हो, क्रम में इसकी पूरी लंबाई से सजी रहती है, उसकी पूरी लंबाई में वे सजी रहती है। ये वलय ट्रेकिया से हवा के बाहर निकलते समय, जब ट्रेकिया से जब हवा बाहर निकलता है, निकलते समय चिपकने से रोकती है। जब ट्रेकिया से जब हवा बाहर रहता है इसके वजह से वे चिपकने से रोकता है उसको। नीचे की ओर ट्रेकिया वचगुहा में पहुंचता है। नीचे की ओर जो ट्रेकिया कहाँ पहुंचता है? वचगुहा में पहुंचता है, जहाँ यह विभाजित होकर दो श्वासनियों में बट जाता है। यहाँ पर ये क्या होता है? दो श्वासनियों में बट जाता है। श्वासनियों में भी ट्रेकिया की तरह उपस्थिति वलय होती है। श्वासनियों में भी जो ट्रेकिया की जो उपस्थिति होती है वो भी क्या होती है? वलय होती है। ठीक है। प्रत्येक श्वासनी या ब्रोकस फेफड़े में प्रवेश कर तुरंत श्वासनिकाओं या ब्रोकियोलस में विभाजित हो जाता है। ये बोल रहा है कि जो प्रत्येक जो श्वासनी होता है जो दो भाग में जो बट जाता है, ब्रोकस जो टूटता है, फेफड़े में जब वे प्रवेश करता है तब तुरंत श्वासनिकाओं और ब्रोकियोलस में वे विभाजित हो जाता है। कोशिका से श्वासनिकाओं तथा श्वसन तंत्र का संपूर्ण आंतरिक भाग पश्चिमा विभाग एपिथीलियम का बना होता है। क्या बोल रहा है कि नासिका में जो श्वासनिकाएं हैं तथा श्वसन तंत्र का संपूर्ण आंतरिक भाग जो है पश्चिमा विभाग एपिथीलियम का बना होता है। किसका बना होता है? एपिथीलियम का बना होता है। फेफड़े के अंदर प्रत्येक श्वासनिका फिर पतली शाखाओं में बढ़ जाता है। जो फेफड़े के अंदर जो पतली श्वासनिका होता है वो पतली शाखाओं में दोबारा बढ़ जाता है, जिन्हें वायु कोष्ठिका वाहिनियां कहते हैं, जिसे वायु कोष्ठिका वाहिनियां कहते हैं। ये वाहिनियां अनेक छोटे छोटे वायु कोश या एल्वियोलाई में खुलती है। वे कहाँ जाके खुलती है? वायु कोश या एल्वियोलाई में जाकर वे खुलती है। मनुष्य के दोनों फेफड़े में ऐसे करीब कितने 3 × 10⁸ वायु कोश पाए जाते हैं। ठीक है, फेफड़े में वे उपस्थित रहते हैं वायु कोश। इस तरह मनुष्य के फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान के लिए करीब 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपस्थित रहता है। हमारे फेफड़े में उपस्थित रहता है उतने श्वसन ग्रहण करने के लिए। फेफड़े मनुष्य की वचगुहा में स्थित होता है। जो फेफड़ा होता है मनुष्य का वचगुहा में स्थित होता है। फेफड़े दो स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहा में स्थित होता है। प्लूरल गुहा के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है जिसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। फेफड़ा और प्लूरा के बीच मनुष्य म्यूकस जैसे बोला है कि फेफड़ा और प्लूरा के बीच म्यूकस जैसे चिकना तरल पदार्थ पाया जाता है। जो म्यूकस है वहां पे भी जो उपस्थित रहता है, क्यों उपस्थित रहता है? जो फेफड़े के फैलने और फिर वास्तविक रूप में लौटने में जो होने वाली जो घर्षण होता है उसको वो कम करता है। कौन? म्यूकस। ठीक है, कितना देर बाद
यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा कि फेफड़े में जो मनुष्य की जो वचगुहा में स्थित होता है, ये यहाँ पे ये वचगुहा में स्थित होता है। फेफड़े की 2 स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है जो हृदय की इधर उधर होता है। यहाँ पे हृदय है, यहाँ की ये इधर उधर वे फेफड़े स्थित होता है, इधर उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। ठीक है, प्लूरल गुहाओं में स्थित है। प्लूरल गुहा के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है। प्लूरल गुहा जो है, ये जो प्लूरल गुहा है उसके चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है। ये जो पतला आवरण है वे पैराइटल प्लूरा कहलाता है। फेफड़े के बोल रहा है कि फेफड़ों और प्लूरा के बीच म्यूकस जैसा चिकना, जैसा कि हम लोग जानते थे कि उसके बीच में एक म्यूकस स्रावित होता है जो क्या करता है, फेफड़े को फैलने और उसके वास्तविक रूप में लौटने में जो घर्षण होता है उसे वह कम करता है। अब जानते हैं हम लोग श्वसन क्रिया। श्वसन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहली क्रिया में हवा नासिका से फेफड़े तक पहुंचता है। क्या होता है, नासिका से नाक के थ्रू हमारे फेफड़े में पहुंचता है, जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाएं जो होती है वे रक्त में चली जाती है। जो ऑक्सीजन है वे रक्त में मिल जाती है, रक्त में चला जाता है। इस क्रिया में प्रश्वास कहलाता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं। इसके विपरीत क्या, दूसरी क्रिया उच्छ्वास कहलाती है, जिसके अंतर्गत रक्त में रक्त से फेफड़े में आया जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो रक्त में जो वायु के द्वारा जो हम लोग वायुमंडल के द्वारा जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, वक्त में वायु में रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बची हवा जो होती है वे सभी नासिका से बाहर निकल जाती है, मतलब हमें नाक के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्रश्वास क्या कहलाता है। प्रश्वास के समय फेफड़े के समीप स्थित 3 तरह की रचनाएं सम्मिलित रूप में कार्य करती है। वे 3 तरह की रचनाएं सम्मिलित रूप में कार्य करती है। क्या क्या है, सीने की 12 जोड़ी पसलियों के बीच स्थित पेशियां जब संकुचित होता है, मतलब सिकुड़ता है, तब पेशियां बाहर की ओर खिसक जाता है। तब पेशियां क्या होता है, फैल जाता है, बाहर की ओर खिसकता जाता है, जिससे वचगुहा फैलता है, जिससे वचगुहा हम लोग का फैल जाता है। वचगुहा के पश्च भाग में एक गुंबज का आकार का डायफ्राम होता है। यहाँ पे चित्र में हम लोग यहाँ पे देखे, जैसा मैंने बताया, पैराइटल प्लूरा के नीचे एक डायफ्राम है। वही चीज बोल रहा है कि वचगुहा के पश्च भाग में एक गुंबज का आकार का डायफ्राम होता है, जो वचगुहा के उदर गुहा से अलग करता है। जो वचगुहा को क्या करता है, उदर गुहा से अलग करता है, जिससे डायफ्राम कुछ नीचे दबकर चपटा हो जाता है, जिसके कारण डायफ्राम क्या होता है, नीचे दबकर वो चपटा हो जाता है। इससे वचगुहा का आयतन बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, वचगुहा का आयतन बढ़ जाता है। अब तीसरा हम लोग का कार्य बोल रहा है कि उदर की पेशियों के संकुचन से भी वचगुहा का फैलाव होता है। जो उदर का जो पेशी का जो संकुचन होता है, जो सिकुड़ता है, उसके कारण वचगुहा का भी हम लोग का फैलाव होता है। इस तरह वचगुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़े का आयतन भी बढ़ जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा, वचगुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़े का भी आयतन बढ़ जाता है। उसके भीतर स्थित वायु का दबाव कम हो जाता है। उसके अंदर जो वायु होता है उसका दबाव बहुत कम हो जाता है। इससे बाहर का हवा फेफड़े में चला जाता है। इसके कारण जो बाहर का जो हवा है हमारे फेफड़े में चला जाता है। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे उच्छ्वास क्रिया क्या होता है ये जानते हैं। इस समय पसलियों के बीच की जो पेशियां, यहाँ तक कि जो प्रश्वास का जो क्रिया संपन्न हुआ, उसके बाद जो पसलियों के बीच की जो पेशियां है वो डायफ्राम की पेशियां ढीली हो जाती है, मतलब कमजोर हो जाती है, जिससे पसलियां पीछे खिसक जाती है, जिसके कारण जो पसलियां वे क्या होता है, पीछे खिसक जाता है, तथा डायफ्राम पुनः गुंबज के आकार का हो जाता है, जिसके कारण डायफ्राम वे पुनः अपने स्थिति में गुंबज के आकार में वे आ जाता है। इस अवस्था में वचगुहा तथा फेफड़ा पर दबाव बढ़ जाता है। इस अवस्था में क्या क्या होता है, वचगुहा और फेफड़ा में दबाव क्या होता है, बढ़ जाता है, और ये चिपक कर कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा को ट्रेकिया तथा फिर नासिका छिद्रों द्वारा बाहर निकाल देता है। इसकी उपस्थिति में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मिश्रित हवा जो है वे ट्रेकिया के थ्रू वो नासिका द्वारा पहले ट्रेकिया में जाता है, फिर नासिका छिद्र में जाकर वे हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। श्वसन की 2 अवस्थाएं प्रश्वास या उच्छ्वास मिलकर क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ठीक है, फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान, जो फेफड़े में जो श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है वो किस क्रिया द्वारा होता है, आइए पढ़ते हैं। श्वसन के द्वारा वायुमंडल हवा नासिका तथा श्वास नली से होती हुई फेफड़े की वायु कोशिकाओं में पहुंच जाता है।
प्रश्वास के द्वारा जो हमारा जो वायुमंडल से जो हवा है वो नाक के थ्रू हमारे फेफड़े में पहुंचता है। वायु कोशिकाओं के चारों ओर रक्त कोशिका का घना जाल होता है। वायु कोशिकाओं के चारों ओर क्या होता है, सारी तरफ रक्त फैला रहता है। शरीर के विभिन्न भागों में अनऑक्सीकृत रक्त, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना हो, जो रक्त में ऑक्सीजन उपस्थित ना हो, पहले हृदय में पहुंचता है। वे रक्त क्या करता है, पहले हृदय में जाता है, जहां से उसे फेफड़े में भेजा जाता है। हृदय के थ्रू वहां पे क्या होता है, फेफड़े में चला जाता है। ऐसे रक्त को क्या कहते हैं, सीरिये रक्त भी कहा जाता है। ऐसे रक्त को हम लोग सीरिये रक्त कहते हैं। यहाँ पे बोला है कि जो रक्त है, अनऑक्सीकृत जो रक्त है, उसको क्या बोलते हैं, सीरिये रक्त कहते हैं। सीरिये रक्त फेफड़े की वायु कोशिकाओं के चारों ओर स्थित जो रक्त होता है कोशिका में पहुंच जाता है। वे क्या करता है, कोशिका में पहुंच जाता है। वायु कोशिकाओं में स्थित वायुमंडलीय हवा के करीब 21% ऑक्सीजन होता है। जो वायुमंडल से जो हम लोग हवा लेते हैं उसमें क्या होता है, 21% सिर्फ ऑक्सीजन होता है। जबकि रक्त कोशिकाओं में स्थित सीरिये रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। जो इसके तुलना कर रहा है कि इसमें जो हम लोग जो ऑक्सीजन लिए उसमें जो पहले रक्त में मिला उसका जो ऑक्सीजन होता है 21% होता है, और जो फेफड़े में जो पहले से उपस्थित जो रक्त है जो अनऑक्सीकृत है उसके मुताबिक वहां की, मतलब जो वायु के द्वारा जो हम लोग वायुमंडल के द्वारा जो हम लोग जो सांस लिए उसके रक्त में जो ऑक्सीजन है वे अपेक्षाकृत बहुत ही अधिक होता है, मतलब बहुत कम होता है। अर्थात क्या बोल रहा है कि अर्थात वायु कोशिकाओं की जो हवा है में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव होता है। इसके कारण आंशिक दबाव सीरिये रक्त की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। सीरिये रक्त की अपेक्षा वहां पे आंशिक दबाव बहुत होता है, बहुत अधिक होता है, जिस कारण ऑक्सीजन का विसरण वायु कोशिकाओं में सीरिये रक्त में हो जाता है। जिस कारण जो ऑक्सीजन का जो विसरण होता है, ऑक्सीजन का विसरण मतलब भाव वायु कोशिकाओं से सीरिये रक्त में हो जाता है। वायु कोशिकाओं से कहाँ होता है, सीरिये रक्त में वो मिल जाता है आंशिक दबाव होने के कारण। यहाँ रक्त में स्थित लाल रुधिर कोशिकाएं, जो रक्त में जो लाल रुधिर कोशिकाएं हैं कि हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं में जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन में संयोग कर, ऑक्सीजन से वे संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है। वे क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है, जो रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में स्थित कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। जो अनऑक्सीकृत रक्त है वे रुधिर की परिसंचरण, मतलब वहां की जो रुधिर होता है उसके परिसंचरण द्वारा पूरे शरीर के रक्त कोशिकाओं में स्थित जो कोशिकाएं होती है उसमें पहुंच जाती है। यहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन पुनः टूटकर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन देता है। जो कोशिकाओं में जब पहुंचता है तब वे क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाता है और वह हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में बंटवारा हो जाता है। इस तरह ऑक्सीजन विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है, जहां इसका उपयोग भोजन अणुओं को ऑक्सीकृत कर ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। इसके पश्चात उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, इसके पश्चात जब ऑक्सीजन जब टूट जाता है ऊर्जा के ऑक्सीकृत होने के लिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड जब बचता है फिर विसरण द्वारा कोशिकाओं से रुधिर कोशिकाओं में रक्त में पहुंचा दिया जाता है। जब फिर उसके विसरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को रुधिर कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ यह रुधिर के हीमोग्लोबिन में संयोग कर, रुधिर का जो हीमोग्लोबिन है उसमें संयोग कर क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो परिसंचरण के द्वारा इसी रूप में फेफड़े में पहुंचता है। जो परिसंचरण के द्वारा इसी रूप में कहाँ पहुंचता है, वे भी ये फेफड़े में पहुंच जाता है। फेफड़े यहाँ पे बोला हम लोग का, जब नाक से थ्रू हम लोग जो श्वास लेते हैं वो ऑक्सीजन O2 को से श्वास नली के द्वारा यहाँ पे फेफड़े में पहुंचाता है। फिर वह परिसंचरण द्वारा कोशिकाओं में यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर वे कोशिका के द्वारा टूटकर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में वे टूट जाता है। फिर वह जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उपस्थित होता है वे रुधिर कोशिकाओं के द्वारा मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर वो फेफड़े में पहुंचाया जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वे फेफड़े में पहुंचाकर फिर उसे नाक के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। फेफड़े की सीरिया रुधिर कोशिकाएं में, फेफड़े की जो सीरिया रुधिर कोशिकाएं, सीरिया रुधिर कोशिका मतलब क्या, जो बोले थे आपको, जिस रक्त में ऑक्सीजन उपस्थित ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव वहां पे किया जा रहा है।
वायु कोशिकाओं की अपेक्षा काफी अधिक होती है। जो वायु कोशिकाओं की अपेक्षा वहां पे बहुत ही अधिक होता है। अतः रुधिर कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण वायु कोशिकाओं में हो जाता है, जहां से उच्छ्वास के द्वारा उसे श्वास नली तथा नासिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आया सभी को? यहाँ तक हम लोग सबको लेसन समाप्त होता है। और ये जो मानव का पाचन तंत्र है बहुत ही अच्छी तरह से बोला गया है, और मैंने तो कोशिश की आपको अच्छी तरह से समझाने का। आप लोग इसे दोबारा पढ़िएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर दोबारा पढ़िएगा, आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये लेसन आज हम लोग का क्लियर होता है। पूरे लेसन को 1 से 2 बार फिर दोबारा पढ़िएगा, और जो क्वेश्चन आंसर है साथ ही यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो दिया है स्टार बना के, उसे सबको याद करना है, उसे सबको पढ़ लेना है। अब जब बुक पढ़ेंगे तब आपको सब चीज समझ में आएगा। ये बुक का निष्कर्ष निकालकर यहाँ पे टॉपिक बनाया गया है, ठीक है। और दूसरा बात कि यहाँ पे जो जितने क्वेश्चन आंसर्स है सारे को आपको टच करना है, सारे को आपको बनाना है। क्वेश्चन आंसर को एक भी ना छोड़े, कोशिश करें कि ना छूटे। उसके बाद छूटने के बाद तो फिर तो उसके बाद उपाय निकाला ही जाएगा। मैं तो आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा ही, लेकिन जो खुद का जो बनावट होता है, जो खुद का जो पढ़ा हुआ, खुद का जो लिखा होता है, वो कोई जल्दी भूलता नहीं है। मैं तो आपको लिखा के दे दूंगा, मैं तो दूंगा ही, ऐसे आप लोग को मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा। लेकिन आप लोग का जो खुद का जो लिखा हुआ होता है ना, वो आप लोग जल्दी भूलते नहीं है, क्योंकि आप लोग उस दिमाग के द्वारा अपने थ्रू वो उसको लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग को बोला जाता है कि क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप लोग को याद करना ना पड़े। अगर मैं लिख के दूंगा तो आप लोग को याद करना पड़ेगा। अगर आप लोग खुद उसे लिखेंगे ना तो आप लोग को हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। ये लेसन क्लियर और क्वेश्चन आंसर टोटल क्लियर कीजिएगा। और जहां तक कि सर ने आप लोग को बताया था कि बायो में टेस्ट होगा, तो पूरी तरह अच्छा से तैयारी कीजिएगा। आशा करते हैं कि सारे सब्जेक्ट में आप लोग का अच्छे नंबर आए, ठीक है। थैंक यू। यहाँ पे हम लोग जान चुके हैं कि अभी का समय बहुत ही खराब चल रहा है, इसलिए आशा करते हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग सिर्फ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सभी को सुरक्षित रखिए। और दूसरी बात, सुबह सुबह आप लोग उठ के गर्म पानी पीने का प्रयास कीजिए डेली, ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है। और दूसरी बात, इस समय आप लोग को ज्यादा से ज्यादा आप लोग को समय का उपयोग करना, बर्बादी नहीं करना है, समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है, क्योंकि आप लोग के पास बहुत समय है। अभी तो कोचिंग खुल नहीं रहा है, आप लोग सिर्फ घर में ही बैठ रहे हैं, तो घर में क्या करना है कि फिर केवल टाइम पास नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। और खेलने भी बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सब चीज करना जरूरी है, लेकिन अभी का समय में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है, दूसरों के मुताबिक आप लोग को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है। कि हम जब कुछ भी यहाँ पे जब कोचिंग खुलेगा तब सब चीज का टेस्ट लिया जाएगा, तो उस समय आप लोग को परेशानी ना हो, ठीक है। आगे के लिए भी आप लोग को परेशानी ना हो, क्योंकि अभी का जब समय जो पार हो जाएगा फिर आप लोग दोबारा इस समय को नहीं लेके आ पाएंगे। अभी का समय आप लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए कि पढ़े, ठीक है। थैंक यू।